प्रतिष्ठा के छात्रों के साथ साथ सब्सिडी, जिनका विषय सब्सिडी इतिहास में है, उनके लिए भी उपयोगी है। इसके साथ साथ स्नातकोत्तर यानी एमए के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए भी, जो हिस्टोग्राफी के अंतर्गत स्रोतों का अध्ययन, इतिहास में स्रोतों का उपयोग और दुरुपयोग के बारे में पढ़ते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। आज हम लोग जानेंगे कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है, किन स्रोतों पर वह आधारित होता है और स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, स्रोतों को तय करने का पैमाना क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इतिहास विषय के रूप में अपना क्या स्थान रखता है, इतिहास से तात्पर्य क्या है। इतिहास में हम बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वो सारी घटनाएं जो आज से लाखों साल, हजारों साल, सैकड़ों साल पहले हुई हो, जो समय बीत गया, पिछले घंटे में भी होने वाली हुई हुई घटनाएं, जो बीत गई घटनाएं, जो अभी तुरंत समाप्त हो गया समय, उसमें भी जो घटनाएं हुई, जो हमारे जीवन समाज पर प्रभाव डालती है, उन सारी घटनाओं का हम इतिहास में अध्ययन करते हैं। ये सारी घटनाएं ही इतिहास कहलाती है। मतलब कि इतिहास में हम बीती हुई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहास में बीती हुई सारी घटनाएं समान रूप से अपना महत्व नहीं रखती है, बल्कि वो घटनाएं जो जनजीवन पर, समाज पर अपना असर डालती हैं, जिनका निर्णायक प्रभाव होता है, व्यापक प्रभाव होता है, वो घटनाएं इतिहास में स्थान पाती है। उदाहरण के लिए हम कहें कि महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे नमक बनाया और इस प्रकार नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो समुद्र के किनारे बहुत सारे लोगों ने नमक बनाया, बना रहे होंगे, बनाएंगे, लेकिन इनका उल्लेख इतिहास में नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के पश्चात समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा। यह घटना इतिहास में अपना स्थान पाती है, क्योंकि इस घटना ने जन समुदाय पर, समाज पर अपना एक बड़ा प्रभाव छोड़ा। जैसे हम कहते हैं कि आज़ादी के लड़ाई के दौरान जवाहरलाल नेहरू जेल गए। आज़ादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे लोग जेल गए, लेकिन सभी के बारे में इतिहास में चर्चा नहीं की जाती है, बल्कि वे लोग जिन लोगों के जेल जाने का असर अंग्रेजी हुकूमत पर पड़ा, जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत दबाव में आई, या जिनके जेल जाने का असर जन सामान्य के ऊपर व्यापक रूप से पड़ा, उन घटनाओं को इतिहास में स्थान दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि वो घटनाएं जो समाज को प्रभावित करती है, जिसका जन सामान्य पर असर पड़ता है, वो सारी घटनाएं इतिहास में अपना स्थान पाती है। उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसका सुव्यवस्थित अध्ययन इतिहास में किया जाता है। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि जो घटनाएं बीत गई, उन घटनाओं का हम अध्ययन क्यों करें, जो हजारों लाखों साल पहले हो चुकी हो, जो लोग अब इस धरती पर नहीं हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन घटनाओं के बारे में अध्ययन करके हम क्या करें। बहुत सारे लोग इसके आलोचना में यह भी कहते हैं कि यह गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ने के जैसा है, इसके अध्ययन से केवल विवाद पैदा होता है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो लोग इतिहास से अनभिज्ञ हैं, वही लोग इस तरह के बातों को कर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, एक सभ्यता होती है, और अपने विकास क्रम में उन्होंने इसका निर्माण किया है। यह कोई 1-2 साल की घटनाओं से किसी संस्कृति का निर्माण नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे हजारों साल लंबी परंपराएं, हजारों साल लंबे जीवन का जो निचोड़ है, जो हमारी विरासत है, वो स्थान पाती है। तो इन विरासतों को, ये विरासतें जो हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई है, इन विरासतों के अंतर्गत हम अपने जड़ की तलाश करते हैं, हम अपने व्यक्तित्व की तलाश करते हैं, और यह तलाश इतिहास ही हमें पूरा करवाता है। मतलब कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में इतिहास सहायता करता है। इतिहास हमें खुद से परिचित करवाता है। इतिहास हमें हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे अस्तित्व से परिचित करवाता है।
दूसरे सारे विषय इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, बल्कि इतिहास उन सारे विषयों को अपने में समेट लेता है। तो इतिहास का एक बहुत बड़ा बृहत्तर आयाम है। इतिहास विषय अपने आप में काफ़ी व्यापक और फैला हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जड़ का पता नहीं हो, अपनी चेतना लुप्त हो जाए, तो उस व्यक्ति और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो अपने जड़ों की तलाश ही इतिहास की तलाश है। इतिहास के अध्ययन से ही हम अपने व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण कर सकते हैं, हम अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं और हम अपने विकास क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इतिहास एक विषय के रूप में काफ़ी प्रतिष्ठित है। अब तीसरा सवाल यह उठता है कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है। जो लोग हजारों साल, लाखों साल पहले की बात जब हम कर रहे हैं, तो उस समय का कोई मनुष्य हमारे पास बोलने के लिए आएगा नहीं कि ये घटनाएं हुई, या उस समय का कोई सुव्यवस्थित अध्ययन नहीं है कि हम जाने कि इतने साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ। इन्हीं चीज़ों को इतिहास निर्माण के क्रम में जिन स्रोतों को, जिन तथ्यों को, जिन सबूतों को खोजा जाता है, वे ऐतिहासिक तथ्य कहलाते हैं। उन्हें ही इतिहास में स्रोत कहा जाता है। और इन स्रोतों में जो अधिक विश्वसनीय होते हैं, जिसकी सर्वमान्यता होती है, जिस पर किसी घटनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है, जिस पर किसी निष्कर्ष को निकाला जा सकता है, उन सारे तथ्यों को हम अपने में समाहित करते हैं, अपने विषय वस्तु में स्थान देते हैं। बाकी वे सारे स्रोत, वे सारे सबूत जो इतिहास के निर्माण में सहायता नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कोई स्थान नहीं देते हैं। जैसे उपलब्धता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पहला वर्गीकरण है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा वर्गीकरण है साहित्यिक स्रोत का। इसके अलावा एक स्रोत का एक वर्गीकरण और भी है, जिसको आद्य ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक स्रोत इतिहास में इतिहासकारों के लिए अभी उपयोगी नहीं है। आद्य ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत उन चीज़ों को रखा जाता है जो लिखित रूप में मौजूद हैं, लेकिन उसकी भाषा, उसकी लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह अपठनीय है। इसलिए हम इसके आधार पर किसी निष्कर्ष को निकाल पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो वहाँ भी हमें पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक स्रोत लिखित रूप में है लेकिन पठनीय नहीं है, इसीलिए उसकी उपयोगिता कम है। तो एक वर्गीकरण आया पुरातात्विक स्रोत, दूसरा वर्गीकरण आया साहित्यिक स्रोत। इनका भी फिर अलग अलग उपवर्ग बनाया गया है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग पुरातत्व से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे स्मारक, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, जैसे सिक्के, जैसे मुहर, मृदभांड। ये सारी चीज़ें जो है वो स्थापत्य के अंतर्गत आती है। और ये सारी चीज़ें स्थापत्य नहीं, ये सारी चीज़ें पुरातत्व के अंतर्गत आती है। और साहित्य के अंतर्गत भी हम लोग दो भाग बांटते हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग तीन उपवर्ग बनाए हुए हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये तीनों ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण धर्म से संबंधित विविध प्रकार की रचनाएं हैं। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म, दर्शन और जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पर जो लिखा गया है उसे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। और जैन साहित्य में उन चीज़ों को रखा जाता है जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। लौकिक साहित्य को भी दो उपवर्ग में बांटा गया है, एक देसी और एक विदेशी। देसी के अंतर्गत जो यहाँ के भारतीय साहित्यकारों, भारतीय इतिहासकारों, भारतीय विद्वानों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, चाहे वो मौसम हो, समाज हो, कला हो, साहित्य हो, काव्य हो, विविध प्रकार के जो रचनाएं रची गई भारतीय साहित्यकारों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, उसे हम लोग लौकिक साहित्य में रखते हैं। और विदेशी साहित्य में विदेशी यात्रियों, विदेशी राजदूतों के द्वारा
विदेशी इतिहासकारों के द्वारा, जो लोग भारत में बाहर से आए भ्रमण करने के दौरान, घूमने के दौरान, शिक्षा पाने के दौरान, तो उन सारे के द्वारा जो अपना संस्मरण लिखा गया, यात्रा वृत्तांत लिखा गया, या उनके संस्मरणों पर आधारित जो रचनाएं लिखी गई, उन सारे साहित्यों को हम लोग विदेशी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो हम दोनों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। पहला अध्ययन पुरातत्व का, और दूसरा फिर हम लोग साहित्य का अध्ययन करेंगे। पुरातत्व के अंतर्गत हम लोग वो सारी चीज़ें जो पहले से बनाई गई होंगी, चाहे वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आती हो, या वो मुहर, मृदभांड, मूर्ति निर्माण, चित्रकला, इन सारी चीज़ों के रूप में आती हो, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये धरती के ऊपर और धरती के गर्भ में छिपे हुए हैं, मतलब कि ये समय के अनुकूल समय के प्रभाव से धीरे धीरे धरती के अंदर दबे हुए हैं। हम जानते हैं कि साल दर साल धरातल का सतह ऊंचा होता जाता है, जो अवतरण और निक्षेपण के कारकों के द्वारा होता है। मिट्टी की सतह ऊपर उठती जाती है। इसके अंदर वो टीले के रूप में दबे हुए हैं या अवशेष के रूप में दबे हुए हैं। इसका कुछ भाग धरती के ऊपर भी किलों के रूप में, मूर्तियों के रूप में उपस्थित है। इनकी विश्वसनीयता ज़्यादा इसलिए होती है कि पुरातात्विक स्रोतों में मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। मतलब इसे हम बदल नहीं सकते हैं, इसे हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके स्वरूप को हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये अपने मूल रूप में मौजूद हैं। इनमें मानवीय हस्तक्षेप या मनमाने हस्तक्षेप के गुंजाइश या संभावना काफ़ी कम होती है, इसलिए यह अधिक विश्वसनीय और उपयोगी है। दूसरा, इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये अपने मूल रूप में, जिस रूप में उस समय बनाए गए होंगे, वो उसी रूप में अभी भी मौजूद होंगे। इसे अलग से हम बदल नहीं सकते हैं। प्रकृति के मार से इसमें घिसावट आ गई होगी, इसका स्वरूप थोड़ा नष्ट हो गया होगा, लेकिन इनमें छेड़छाड़ नहीं की गई होगी। दूसरा इनका महत्व इसलिए भी ज़्यादा है पुरातात्विक स्रोतों का कि हमारे इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा लिखित रूप में मौजूद नहीं है। जैसे पाषाण काल, लाखों साल का इतिहास जो है वो लिखित रूप में मौजूद नहीं है। जब लेखन कला का विकास हुआ, जब से हम लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया, उस समय के बाद के इतिहास को हम लोग साहित्य के रूप में सामने लाते हैं, लिखने का प्रयास किया गया। लेकिन उसके पहले लाखों साल का इतिहास इसी पुरातत्व के रूप में मौजूद है, और इस इतिहास के लंबे कालखंड को पुरातत्व विज्ञान ने ही अपनों में समेटा है। अब सवाल उठता है कि पुरातत्व के अंतर्गत जो वस्तुएं आती है, क्या यह धरती के ऊपर उसी रूप में है या धरती के अंदर छिपी हुई है। अभी हम बताए कि समय काल परिस्थिति के अनुसार ये धरती के नीचे दब गई। अपर्दन और निक्षेपण कार्यों के परिणाम स्वरूप ये धरती के नीचे दबती चली गई, और ये टीले के रूप में कहीं दबे हुए स्वरूप में मौजूद हैं। तब यह सवाल उठता है कि धरती के अंदर दबे हुए चीज़ों को हम कैसे पहचानेंगे या कैसे निकालेंगे। बहुत बार अनायास रूप से ही इतिहास में बहुत सारे तथ्यों का पता चल गया। जैसे सिंधु सभ्यता का पता, रेलवे लाइन बनाने के दौरान जो टीला बनाया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था, उस समय हड़प्पा गांव में एक टीले की खुदाई की गई, जहां से मजदूरों ने ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को निकाला और उसे रेलवे लाइन के निर्माण में इस्तेमाल करना शुरू किया। सौभाग्य से किसी अंग्रेज़ की उस पर नज़र पड़ी, जिसने इसके बारे में, इस जगह के बारे में अपने रिपोर्ट में चर्चा की, और फिर धीरे धीरे पुरातत्वविदों का ध्यान इस ओर गया और एक बड़ी सभ्यता की खोज हो गई। अचानक से भारत का इतिहास हजारों साल पीछे चला गया, और जहाँ से हम एक सुव्यवस्थित सभ्यता, जिसे भारत की प्रथम सभ्यता कही जाती है, एक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान उसका उद्भेदन हो गया, उसका पता चल गया। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसे ही अनायास रूप से खोजी गई।
दूसरा, कहीं टीले पर या किसी निर्माण गतिविधि में जब धरती की खुदाई की जाती है और वहाँ से पुरातात्विक चीज़ें मिलती है तो संभावनाओं के आधार पर उसकी खुदाई की जाती है। खुदाई करने का तरीका भी दो होता है। एक क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, सीधे पूरे सतह को खोदा जाए। दूसरा होता है लंबवत, मतलब किसी जगह एक कॉलम के रूप में खुदाई की जाए। तो क्षैतिज खुदाई हर जगह संभव नहीं है, यह काफ़ी खर्चीली है और बड़े इलाकों में इतने बड़े इलाकों को खोद पाना संभव नहीं होता है। तो हम लोग जो है वो पहले वर्टिकल खुदाई करते हैं, लंबवत खुदाई करते हैं। जैसे हम लोग बोरिंग करते हैं उसी तरह हम लोग खुदाई करते हैं, लंबवत खुदाई करते हैं और विभिन्न लेयर में जो वस्तुएं पाई जाती है उसके आधार पर कालक्रम का निर्धारण करते हैं। और इस तरह अलग अलग स्थानों पर लंबवत खुदाई करके यह देखते हैं कि ये वस्तुएं जो फैली हुई है इसका इलाका कितना दूर है। उसके बाद सटीक रूप से पैमाना करके हॉरिजॉन्टल खुदाई की जाती है और इसके आधार पर उस जगह से पुरातात्विक महत्व की चीज़ों को पता लगाया जाता है। उस जगह क्या छिपा हुआ है, पहले के इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है कि वहाँ पर क्या है। जैसे नालंदा महाविहार के बारे में देखें तो पहले वर्टिकल खुदाई के द्वारा उसके विस्तार का पता लगाया गया और फिर हॉरिजॉन्टल खुदाई करके पूरे क्षेत्र के मिट्टी को हटा करके जो उसके अंदर दबी हुई संरचनाएं हैं उसे लोगों के सामने लाया गया। यह लगातार, इसका भी हम लोग स्वरूप को अभी तक तय नहीं कर पाए, यह फैलता जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, लेकिन इसका विस्तार लगातार जारी है क्योंकि इसके ऊपरी सतह पर घनी आबादी बसी हुई है, इसलिए सभी को हटाकर इस पूरे क्षेत्र की खुदाई संभव नहीं है। तो हम लोगों ने संभावनाओं के आधार पर जगह जगह खुदाई करके इस सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करते रहे हैं। तो पुरातात्विक चीज़ें धरती के अंदर या धरती के ऊपर जिस रूप में मिलती है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और उसका स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके निष्कर्ष निकालने में भी हम लोग अब अलग अलग विज्ञानों का सहायता लेने लगे हैं, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, पर्यावरण शास्त्र। इन सारी चीज़ों का इस तरह के विविध विषयों के आधार पर हम लोग उसके तिथि क्रम को निर्धारित करते हैं, साहित्यिक अभिलेख से उसका मिलान करते हैं और उसके काल निर्धारण, उसके पहचान के आधार पर इतिहास लेखन का प्रयास करते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग पुरातत्व के अंतर्गत जो चीज़ पढ़ें इसका मैं PDF फाइल बनाकर अपने महाविद्यालय MLT कॉलेज के वेबसाइट पर भी रख दूंगा, जिसके द्वारा आप लोग इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकते हैं। फिर दूसरे वीडियो में मैं धार्मिक साहित्य पर चर्चा करूंगा, साहित्यिक स्रोत के ऊपर चर्चा करूंगा कि साहित्यिक स्रोत क्या है और इसकी सीमाएं क्या है। कल तक के लिए, अगले वीडियो के लिए हम लोग इस पर फिर से विचार करेंगे। धन्यवाद।